आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार अब तक हमने होते हुए देखा, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर माउंट कर रहा है क्योंकि बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास आकर अब ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी 19,700 के ऊपर बना हुआ है। सिमिलरली सेंसेक्स दिन भर रेंज में कारोबार करने के बाद अब तक के कारोबार में अब ऊपरी स्तरों से हल्का होते हुए, और निफ्टी बैंक भी अब 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट डिसाइसिवली डे लो पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर प्रेशर कंपैरेटिवली निफ्टी के ज्यादा देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स भी जो हल्की बहुत बढ़त दिखा भी रहे थे वो गवा चुके हैं और अब लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो ऑफिशियली मार्केट्स अभी डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी दिन के निचले स्तरों पर हैं। इस समय के संकेत देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ। दरअसल स्मॉल कैप में जो बाइंग है या फिर मिड कैप में जो सेलेक्ट बाइंग है उसके कारण मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी। 1726 स्टॉक हैं जो कि तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 1177 स्टॉक हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन इस समय के संकेत क्या है इंटरनेशनल मार्केट से, फटाफट से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियन मार्केट्स कमजोर खुले हैं, यहाँ पर सिर्फ फुट्सी एक हरे निशान में है। कैक और डैक्स दोनों में ही 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स भी अगेन मिक्स्ड ही हैं आज के सेशन में, जिसमें निकेई कॉस्पी आपको हरे निशान में दिखेंगे। यहाँ इनफैक्ट 1.5% की तेजी है, लेकिन स्ट्रेट टाइम्स, शंघाई, हैंग सेंग यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें तो डॉव फ्यूचर्स 32 अंक नीचे है और नेस्डेक का फ्यूचर 30 अंक नीचे है। तो वहां से भी सुस्ती और थोड़े से नेगेटिव क्यूज ही आज के सेशन में मिल रहे हैं। तब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज बाजार में थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ते हुए दिख रहा है। निफ्टी ऑल्दो कोशिश कर रहा है 19,700 को होल्ड करने की, लेकिन उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी में दबाव ज्यादा है, 150 अंकों की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप्स में सेलेक्ट बाइंग देखने को मिली है। इंडेक्स ऑल्दो अब फ्लैट हो चला है। अगर पॉकेट्स देखेंगे तो बाइंग कहाँ है आज, मेटल्स में खरीदारी है, आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसयू बैंक स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स कहाँ है, वहां पर रियल्टी, कैपिटल गुड्स, बैंक स्टॉक्स ये थोड़े से प्रेशर में कर रहे हैं ट्रेड। फार्मा एनर्जी भी थोड़े से आज लेगार्ड्स ही हैं। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ है, मंत्री फिनमार्ट के। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए ओवरऑल मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में है, 19,600 19,900 इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, चूंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 45,500 45,400 इसके आसपास का सपोर्ट है, तो डिप पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात है, 19,650 19,700 इसके बीच में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। 19,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, 19,800 19,850 के ऊपर में टारगेट वापस देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस एकदम क्लियरली डिफाइंड है, 45,200 का आपका स्टॉप लॉस है। करंट लेवल पे भी आप बाई करके चल सकते हैं। 45,200 का स्टॉप लॉस लगाएं और 46,000 का ऊपर में टारगेट। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कौन से ट्रेड्स निकाले हैं आपने अरुण? देखिए दो सेक्टर है और दोनों ही स्टॉक्स उन्हीं सेक्टर से है। जो आज केमिकल्स और आईटी में जो मूवमेंट है, मुझे लग रहा है ये कैरी फॉरवर्ड और हो सकती है। केमिकल्स में देखें तो दीपक नाइट्राइट, मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। 2000 के स्टॉप लॉस इसको बाई करें, 2120 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा आईटी सेक्टर से, अगेन मिड कैप आईटी और फ्रंटलाइन आईटी दोनों में ही आज अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, तो कोफोर्ज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 4750 का स्टॉप लॉस लगाएं और 4940 का टारगेट। ओके, चलिए, तो कोफोर्ज और दीपक नाइट्राइट ये दो ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं आज के लिए, तो उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। दोनों ही इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिखा भी रहे हैं, डेज हाई के आसपास ही कर रहे हैं कारोबार। चलिए मिड कैप्स का एक्शन लेकर आते हैं, और मिड कैप इंडेक्स तो डेज लो पर आया है। बढ़त जो भी थोड़ी बहुत थी वो गवाई है, 28 अंक नीचे अब कारोबार कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स आपको दिखा देते हैं। और शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ, जहां पर बाइंग है। आईडीबीआई बैंक, JNK बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 5.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स की बात करें तो L&T टेक सर्विसेज 3.5% ऊपर, एफिल इंडिया में 6.5% की मजबूती। कोफोर्ज जिसका जिक्र किया अभी अरुण ने, ये भी 2.25% ऊपर है, और सास्किन टेक में 2% का उछाल है। ऑटो एंड स्लरीज में सेलेक्ट बाइंग अगेन, लेकिन एक्साइड 5% ऊपर, एनआरबी बियरिंग्स 4.5% ऊपर है। अमराजा बैटरीज, टॉलब्रोज ऑटो अपने हाई से थोड़ा सा हल्के हुए हैं, इसीलिए हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वीक पॉकेट्स दिखाते हैं तो एनबीएफसीज जहां पर प्रेशर है आज, आईबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, एवनएम फाइनेंशियल, मनापुरम फाइनेंस कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए 3% तक की आज के सेशन में। रियल्टी में भी प्रेशर है, डीएलएफ खासतौर से लीड कर रहा है इस वीकनेस को, 3.5% नीचे। महिंद्रा लाइफ स्पेस ऑलमोस्ट 2% नीचे है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3% की गिरावट, शोभा में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प में 5% की गिरावट देखने के बाद अब 3.5% नीचे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। और खबर यह है कि हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या है और डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स, किस सिलसिले में छापेमारी हो रही है, क्या अपडेट है?
देखिए, कुछ दिन पहले ही DRAI ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति के पास भारी मात्रा में करेंसी मिली थी। DRAI ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पाया कि इसके तार जो हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल है उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस मामले को अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके इसके ऊपर जांच करने की शुरुआत कर दी है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आज ईडी की जो टीम है वो 11 लोकेशन के ऊपर छापेमारी कर रही है। इसमें पवन मुंजाल का घर भी शामिल है। तो आज देर शाम तक ईडी इस मामले को लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि छापेमारी में क्या मिला और कितने अमाउंट का ये सारा उनको यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिली तो कितने अमाउंट का ये घोटाला उनको यहाँ पर नजर आता है। तो देर शाम तक उनको इसका इंतजार करना पड़ेगा जब ईडी इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी करेगा। कोई अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नसीब नहीं आया ना हीरो मोटोकॉर्प की ओर से? देखिए, अभी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और ईडी की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। जो सारी जानकारी हमें मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, खासतौर पर कि अभी ईडी की जो टीम्स है वो 11 लोकेशंस के ऊपर छापेमारी करें। एक बार ये छापेमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कोई आधिकारिक बयान हमको दोनों की तरफ से आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प, शुक्रिया असीम इनफैक्ट की पूरी डिटेल बताने के लिए। ये एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी ईडी से और कंपनी से नहीं आया है, लेकिन छापेमारी लगभग 11 प्रेमिसेस में चल रही है, जिसमें से एक पवन मुंजाल का घर भी है। और आपको बता दें, इसी साल मार्च में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 प्रेमिसेस में छापेमारी की थी हीरो मोटोकॉर्प के ही एज अ पार्ट ऑफ टैक्स इवेजन इन्वेस्टिगेशन। स्टॉक हालांकि प्रेशर में तो है, 3-3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। अरुण, आपके कमेंट्स लेवल्स के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल तो डेज लो टच करने के बाद अब थोड़ा स्टेबल होते हुए दिख रहा है, लेकिन 3.5% का ड्रॉप अभी भी। देखिए, जहां तक चार्ट्स की बात है, 3050 एक क्रूशियल सपोर्ट है इंट्राडे इवन पोजिशनल अगर बेसिस पे भी देखें तो 3050 के नीचे अगर आज जाके ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिल सकता है और 302950 के लेवल्स भी नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है तो 3050 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर वापस से स्टॉक 3050 के नीचे जाएगा तो और आपको 60 से 70 रुपए के गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 3050 ही रहेगा। अगर किसी का नजरिया लंबा है, 10 से 15 दिन का ट्रेड किसी ने लिया है तो 3000 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नवीन फ्लोरिन की। आज 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। कल कमजोर नतीजों के बावजूद आज ये स्टॉक इतना क्यों दौड़ रहा है, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए, नंबर्स के पोस्ट दौड़ा ये स्टॉक, क्या खास रीजंस? देखिए, सबसे पहले दीपाली, कंपनी का कुछ ही घंटों पहले कॉन्फ्रेंस कॉल कंक्लूड हुआ है और कॉन्फ्रेंस कॉल में नवीन फ्लोरिन ने बहुत सारी अच्छी बातें करी। सबसे पहले डी स्टॉकिंग के चलते किसी भी प्रकार का डाउनटर्न नहीं है। अभी भी क्लाइंट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है। अगर आपको ध्यान है तो चाइना रीओपनिंग के बाद काफी डी स्टॉकिंग ग्लोबली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल और फ्लोरीन केमिकल्स में कर रही हैं, जिसका असर प्राइसिंग पे हुआ है। कंपनी का मानना यह है डिमांड पे कोई असर नहीं हुआ, सबसे पहली बात। दूसरा कि जो HFO प्लांट है, जो मेंटेनेंस के लिए और दूसरी चीजों के लिए शटडाउन हुआ था कुछ दिनों के लिए जून जुलाई में, वो वॉल्यूम को कैचअप कर लेगा Q2 और Q3 में। तो कहीं ना कहीं अगले 2 क्वार्टर्स में ये आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है बिजनेस। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि ऑर्डर इनफ्लो जो है वो कंटिन्यूड रह रहा है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में और काफी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी ने काफी सारी लेट स्टेज अपॉर्चुनिटीज CDMO बिजनेस और डेवलपमेंट वर्क्स में प्रोग्रेस किया हुआ है, जिसके कारण आगे जाते हुए काफी अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं अच्छी कमेंट्री के बाद और शेयर में करेक्शन के बाद आज स्टॉक में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक अच्छे एक्शन में, यतिन 7.5% ऊपर ये कारोबार करते हुए, थैंक यू। और इसके बाद फटाफट से कमेंट भी ले लेते हैं। स्टॉक डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है तेजी के साथ। अरुण, जिनके पास भी पोजीशंस होल्ड हो, क्या टारगेट्स उनके लिए हो सकते हैं या फिर यहाँ प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए? डेफिनेटली स्टॉक तो काफी बेहतरीन लग रहा है, रिजल्ट्स का रिएक्शन भी है, प्लस वॉल्यूम्स भी काफी हाई है। अगर पिछले 2 या 3 हफ्तों का रुझान देखते हैं तो हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज देखने को मिले, तो और थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मुझे लग रहा है हो सकता है। 4650 4670 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 4540 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 4650 का ऊपर में टारगेट। ओके, चलिए, तो ये रही नवीन फ्लोरिन पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव से नंबर्स पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे मारुति सुजुकी की, क्योंकि मारुति सुजुकी के जो नंबर्स हैं वो मिले जुले रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी की आय मुनाफा अनुमान से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन अनुमान से कम रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने सुजुकी मोटर गुजरात का प्लांट खरीदने का करार भी किया है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव। भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले तो Q1 परफॉर्मेंस के बारे में ही और डिटेल्स लेना चाहेंगे। किस तरीके के ट्रेंड्स आगे के लिए मिल रहे हैं, अगर हम कमिंग क्वार्टर्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू या फिर मार्जिन फ्रंट पर? Q1 का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही है। हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था इस साल इंडस्ट्री 6% के आसपास ग्रो करेगी और मारुति हमने कहा था उससे शायद थोड़ा ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी 6 से। पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ 6% हुई है, मगर थोड़ा सा असर सेमीकंडक्टर्स का जरूर पड़ा है। 28,000 गाड़ी कम बना पाए हैं और उससे थोड़ा 6 से ज्यादा हो जाता अगर वो नहीं होता। जो इस वक्त हमको अंदाजा है वो ये है कि सेमीकंडक्टर की सिचुएशन धीरे धीरे बेहतरी हो रही है और सेकेंड क्वार्टर में और फिर सेकेंड हाफ में पहले से इस साल बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स की और शॉर्टेजेस शायद सेकेंड हाफ में नहीं रहेंगी। तो हमें उम्मीद है कि जो हम सोच रहे थे कि इस साल हमारी ग्रोथ 6% से कुछ थोड़ी ज्यादा होगी, वो हो जाना चाहिए। हमें वो लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा मिस्टर भार्गव, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो स्मॉल कार सेगमेंट एक काफी क्रूशल सेगमेंट और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है मारुति के लिए, लेकिन अब इस सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप एक्सपैंड कर रहे हैं एसयूवी कैटेगरी में या फिर बड़े मॉडल्स जो आप लेकर आए हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे स्मॉल कार सेगमेंट स्लो डाउन के सामने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्मॉल कार की डिमांड तो कुछ समय से अब धीमी पड़ गई है और अभी तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते हैं कि स्मॉल कार की डिमांड एकदम से एक्सेलरेट कर जाएगी। मुमकिन है नहीं, मुझको लगता है मुश्किल है, मगर बाकी जो कार्स हैं वो कॉम्पेंसेट कर जाएंगी। यस, करेक्ट। इसके अलावा मिस्टर भार्गव, आपने सुजुकी मोटर गुजरात को एक्वायर करने की बात कही है और 2014-15 में जब ये करार हुआ था तब आपने कहा था कि एसेट लाइट डील होगी। अब फिर फाइनली इसको एक्वायर करार जो था, अग्रीमेंट रद्द करके इसको खरीदने का जो आप प्लान कर रहे हैं उसके पीछे क्या रैशनल है या फिर क्यों ये कदम उठाया गया है? अब सिचुएशन ये तब से और ये बदल गई है कि एक तो हमारी वॉल्यूम जो है उस समय की वॉल्यूम से अब जो वॉल्यूम हो गई है और जो अगले 5, 7, 8 साल में होंगी उसमें बहुत ही काफी अंतर है। उस वक्त हम 10 लाख 11, 12 लाख कितनी गाड़ी बना रहे थे, अब हम ऑलरेडी 20 लाख पे तो पहुंच गए हैं और 40 लाख की तरफ कदम उठा रहे हैं। मॉडल्स काफी बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, एसयूवीज आ गई हैं, सीएनजी का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, हाइब्रिड्स आ गई हैं। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है वॉल्यूम से, मल्टीपल लोकेशन से, नंबर ऑफ मॉडल से, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी से, इसका मैनेज करने का हमें कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना पड़ेगा। उस नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी वो है कि पहले जितनी फैसिलिटीज हैं वो एक तरह से यूनिफाई हो जाए। यूनिफाई होने के बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होगा और जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करने हैं मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन पर और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज पर, वो मुमकिन हो पाएगा। ओके अच्छा, फिर गुजरात प्लांट को एक्वायर करने का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या प्लान है एग्जैक्टली? अभी बोर्ड ने ये तय नहीं किया है कि ये शेयर जो वहां से हासिल करेंगे उनका किस तरीके से हासिल किया जाएगा। उसके लिए जैसा हमने आज प्रेस नोट में इशू किया है, एक और बोर्ड मीटिंग कुछ ही समय में होने वाली है
जहां पर इस चीज पे विचार किया जाएगा कि ये शेयर्स कैसे उनसे एक्वायर किए जाए। ओके, तो यानी भार्गव जी अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये कैश डील होगी या फिर नॉन कैश डील होगी, लेकिन अगर ये नॉन कैश डील हुई तो क्या सुजुकी का स्टेक ऊपर जाएगा? सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इस मामले पर ध्यान दिया नहीं गया है अभी। ओके, अच्छा भार्गव जी एक चीज और, अंदाजन सुजुकी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा गुजरात यूनिट पर, और अगर हम मारुति के करंट कैपेक्स प्लान्स की बात करें तो अब इस खरीदारी के बाद जो करंट कैपेक्स प्लान्स है वो इम्पैक्ट होंगे क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं होगा किसी प्लान में। सुजुकी ने इसमें, मेरा ठीक से अंदाजा नहीं है, बट मेरे ख्याल से करीब 17-18 हजार करोड़ लगा दिए हैं इस कंपनी में। और सुजुकी की इस वक्त जो बुक वैल्यू है प्लांट की, एसएमजी की बुक वैल्यू आके इस वक्त करीब मेरे ख्याल से 12,000 करोड़ के करीब है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर भार्गव बातचीत करने के लिए, रीसेंट डेवलपमेंट पे भी और साथ ही आपके अर्निंग्स पर भी, एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक थोड़े से प्रेशर में है या लेगार्ड कह सकते हैं, दबाव में तो नहीं है ज़्यादा, 1% ही नीचे है, 9,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, साथ ही नीरव छेदा निर्मल से हैं, एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकर आते हैं पहले तो पोर्टफोलियो का अपडेट। भारत फोर्ज एक ट्रेड है जो कि नीरव ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, खरीदारी की सलाह है इनकी ओर से। टारगेट रहेगा 1000 का, स्टॉप लॉस आपको 905 का मेंटेन करना है, 933 पर कर रहा है ट्रेड। अमोल अठावले के पोर्टफोलियो में एडिशन है श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर 1854 के लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह है। 1985 के टारगेट्स के लिए 1820 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये है अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं अमोल अठावले 8.5% के रिटर्न के साथ। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो 6% प्लस का रिटर्न दे रहा है। विरल छेदा का पोर्टफोलियो फ्लैट रिटर्न्स दे रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।